नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण संपादकीय हैं, एडिटोरियल हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए इस क्लास में जो हिंदी मीडियम के कई न्यूज़पेपर हैं उनके जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। तो आप देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहती है आपकी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और निबंध की दृष्टि से। और आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी मिलते हैं जो प्रीलिम्स में भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देते हैं। और अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं तब भी आजकल आप देखते हैं कि कहीं चौराहे पर चाय पर कहीं किसी तरह की बहस होने लगती है। तो आप देखिए कि वहाँ अगर आप बहस करते हैं, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या किसी और भी क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं तो इन आर्टिकल से आपके पास एक सोच विकसित होती है और आंकड़े आप लोगों के पास उपलब्ध रहते हैं और जिससे आप लोग सामने वाले को तर्क देकर पराजित कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल आप देखेंगे कि पंजाब में बजती खतरे की घंटी, ये दैनिक जागरण से लिया गया है। किससे? दैनिक जागरण में से लिया गया है। खालिस्तानी कट्टरपंथ मतांतरण नशे की समस्या से जूझते पंजाब को लेकर चेतने का समय आ गया है। एक बार आप लोग पंजाब को देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत एशिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और पंजाब में आप देखिए तो पंजाब में गैंगस्टर देख लीजिए या नशे की लत आप लोग देख लीजिए, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। यहाँ ये है आपका पंजाब और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं और 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है और पाकिस्तान लगा हुआ है पड़ोसी, तो आप समझ सकते हैं कुछ इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो पंजाब में पिछड़े कुछ अरसे की घटनाओं को देखें तो 1979 से लेकर 1984 के कालखंड की झलक दिखती है। पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी SGPC से लेकर हिंसा के रास्ते अलग खालिस्तान के सपने देखने वालों के सारे कदम ठीक वैसे ही हैं जैसे उन काले दिनों में थे। SGPC ने इसी 1 दिसंबर से जिन सिख कैदियों की रिहाई का अभियान छेड़ा है वे और कोई नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे और बम धमाके के दोषी हैं। कुछ दिनों पहले पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की एक मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन के दौरान दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हत्या कर दी गई थी। और इससे पहले आप लोग चले जाइए, सिद्धू मूसेवाला की सिंगर की हत्या कर दी गई थी। सूरी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान और कुछ तत्वों द्वारा उनके लिए अपशब्द का विरोध करने के लिए धरने पर बैठे थे। क्या? धरने पर बैठे थे। और आप देखेंगे कि लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उनकी हत्या की गई और मौके से पकड़े गए हत्यारोपी संदीप सिंह को लेकर जब जांच पड़ताल हुई तो ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें वह वारिस पंजाब दे नामक खालिस्तान समर्थक संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह के साथ नजर आ रहा है। और अमृतपाल ने संदीप सिंह के समर्थन में बयान दिए और उसके परिवार की जिम्मेदारी उठाने का भरोसा भी दिलाया। इसके बाद भी पंजाब पंजाब पुलिस की अमृतपाल को जांच के दायरे में लाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। सुधीर सूरी की हत्या के कुछ दिनों बाद फरीदकोट में एक डेरा समर्थक जिस पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप था की भी दिन दहाड़े हत्या की हो गई। और इसके कुछ दिन पहले फरीदकोट में ही अमृतपाल ने रैली कर सिख युवाओं से न्याय व्यवस्था में विश्वास न रखते हुए बेअदबी के आरोपितों पर खुद कार्रवाई करने और सिख राज स्थापित करने की अपील की। और हत्याओं का यह दौर 1979 के जनरल सिंह भिंडरवाला के समर्थकों द्वारा अपनी विचारिक राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या जैसा ही है। और आप देखिए 1984 की बात हो रही है, 1979 से 1984 के बीच इंदिरा गांधी उस समय आप देखिए हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। और कहते हैं कि इसी कारण आप देखिए कि इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। निरंकारी बाबा गुरुचरण सिंह की हत्या करने वाला भी भिंडरवाला का खास रंजीत सिंह था। तब भी पुलिस भिंडरवाला पर कार्रवाई करने से बचती रहती थी। जब कभी कार्रवाई की कोशिश हुई तो भिंडरवाला ने महंत महंत चौक गुरुद्वारा और बाद में श्री अकाल तख्त साहिब में आप देखेंगे कि साहिब में ठिकाना बना लिया और सरकार ठिठक गई। हाल ही में एक दिन के लिए नजरबंद किए गए अमृतपाल ने भी अपनी राइफलों लहराते समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर का दौरा किया और वहां हजारों की भीड़ को संबोधित किया। खालिस्तानी प्रचार तंत्र ने कुछ ही घंटों में इन तस्वीरों को धार्मिक
गानों में से मिलाकर व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम रील्स के रूप में सिख युवाओं के बीच वायरल कर दिया। और अमृतपाल को पंजाब में अब भिंडरवाला 2.0 कहा जाने लगा है। और उसने ना सिर्फ भिंडरवाला जैसी वेशभूषा बना रखी है, बल्कि उसी प्रकार की भड़काऊ बातें भी करता है। वह भिंडरवाला की ही तरह हथियारबंद समर्थकों के बीच चलता है। अमृतपाल को भिंडरवाला के रूप में स्थापित करने में लगे तत्व भिंडरवाला को लेकर फंता फंतासियों से भरे मनोविज्ञान से भली भांति परिचित हैं। इन तत्वों ने वर्षों तक भिंडरवाला को लेकर कपोल कथाएं गढ़कर उसी एक संत और करिश्माई शक्तियों वाले महानायक के रूप में स्थापित किया। और इसकी नतीजा यह है कि पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तान समर्थक युवाओं का एक ऐसा तबका खड़ा हुआ है जो भिंडरवाला जैसा किरदार एक बार फिर अपने सामने देखना चाहता है। और अमृतपाल को भिंडरवाला 2.0 बनाकर उसी तलब को पूरा किया जा रहा है। और पिछले 5-6 साल में पंजाब में बेहद सुने जाने वाले हिट पंजाबी पॉप गानों में भिंडरवाला बंदूकों और बंकरों दिल्ली को चुनौती के व्यापक महिमा मंडन से इस मनोविज्ञान को भली भांति समझा जा सकता है। और इस माहौल के लिए जितने जिम्मेदार खालिस्तान समर्थक अलगाववादी तत्व हैं, उतनी ही जिम्मेदार SGPC की राजनीति भी है। और आपको एक और बात बता दूं, जो नए युवा होते हैं इन्हें अपनी तरफ आप देखिए आकर्षित करना आसान होता है। और SGPC से जुड़े नेताओं ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी मनाना शुरू किया तो फिर भी समझ आता था, क्योंकि आखिरी सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ को इस ऑपरेशन में नुकसान पहुंचा था। और सिखों ही क्यों, करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं की भावना भी स्वर्ण मंदिर से जुड़ी रही है। पर क्या SGPC समझा सकती है कि उससे गुरुद्वारा में भिंडरवाला जैसी विदावेदी शक्तियां, जो कि अपने भाषणों में हर अनुयायी की 35 हिंदुओं की हत्या करने का आह्वान करता था, की तस्वीर क्यों लगने दी। यह भी एक तथ्य है कि भिंडरवाला की सभाओं में खुलेआम मंच से उन पुलिस अधिकारियों और आम लोगों के नाम पुकारे जाते थे जिनकी हत्याएं की जानी होती थी। तो आप समझ सकते हैं भिंडरवाला कितना मजबूत था। और इसमें आप देखेंगे कि विचारणीय प्रश्न है, क्या ब्लू स्टार जैसी घटनाएं कभी होती हैं? अगर भिंडरवाला ने श्री अकाल तख्त साहिब में डेरा जमा कर आतंकी गतिविधियां संचालित ना की होती, तो यह भी एक तथ्य है कि अगर अकाली नेताओं ने नई दिल्ली के आह्वान पर समझदारी दिखाते हुए अकाली मोर्चा स्थगित कर दिया होता है, तो संभवतः ब्लू स्टार का फैसला वापस ले लिया जाता। और आज की SGPC नेता यह भूल चुके हैं कि किस तरह श्री हरविंदर साहब में फंसे अकाली नेताओं पर ब्लू स्टार के दौरान भिंडरवाला समर्थकों ने ग्रेनेड हमला कर गुरुचरण सिंह टोहरा और हरचरण सिंह लोंगोवाल की हत्या की कोशिश की थी, जिन्हें भारतीय सेना ने ही अपनी सुरक्षा में बख्तरबंद वाहन में स्वर्ण मंदिर से निकाला था। और इसके बाद भी SGPC उसी राजनीति को दोहरा रही है जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से पंजाब को 84 की हालत तक ले गई थी, और जिसमें अकालियों और भिंडरवाला के बीच कौन अधिक कट्टरपंथी है इसे लेकर होड़ मची हुई थी। और कट्टरपंथ की होड़ में अक्सर अधिक कट्टरपंथी की ही जीत होती है। तो आप देखेंगे कि तब भिंडरवाला था और इस बार अमृतपाल सिंह दिखाई देता है। खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथ, मतांतर, नशे की समस्या, बेडब रासायनिक खेतों के दुष्प्रभाव के चलते कैंसर रूपी महामारी से जूझते पंजाब को लेकर खतरे की घंटी बजाने के समय है। ज्ञानी जल सिंह के शब्दों को याद करें तो पंजाब की किताब का बरका एक बार फिर बिखर रहा है। ये आप देखिए, लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषण है, इनके द्वारा लिखा गया है। तो पढ़िएगा, और भिंडरवाला के बारे में आप लोग पढ़िएगा, ब्लू जो स्टार है उसके ऑपरेशन के बारे में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अगले आर्टिकल की तरफ देखते हैं। कीटों पर मंडराता विलुप्ति का संकट। और आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सब पर प्रभाव पड़ रहा है। और आप देखिए बहुत सारे कीट पतंगे हम लोग देखते थे वो विलुप्ति की कगार पर है। तो हाल ही में आई अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से कुछ कीट जीवित रहने के लिए ठंडे वातावरण में जाने को मजबूर हो गए, जबकि अन्य की प्रजनन क्षमता, जीवन चक्र और अन्य प्रजातियों के साथ समन्वय प्रभावित होगा। और जलवायु परिवर्तन के अलावा कीटनाशक, प्रकाश प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां और कृषि पर भूमि उपयोग में बदलाव भी इसके लिए बड़े खतरे हैं। बता दें कि दुनिया के सभी ज्ञात जीवियों में से 75% कीट हैं, और बहुत सारे कीट आप देखिए अब दिखाई भी नहीं देते हमें। और जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाले नुकसानों का अधिकांश आकलन इंसान और उनसे संभावित प्रक्रियाओं को केंद्र में रखकर होता है। इसके अतिरिक्त पशु पक्षियों और पेड़ पौधों पर होने वाले प्रभावों पर भी शोध हुए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और कीट पतंगों के बीच के संबंधों पर बहुत कम ही अध्ययन होते हैं।
इस विषय पर हुए नए अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी की अधिकांश कीट पतंगों की आबादी विलुप्त होने वाली है। और इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जानवरों अन्य जीवों में विलुप्त होने की जोखिम पूर्व अनुमानों की तुलना में ज्यादा हो गया है। और दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने अध्ययन में पाया है कि मौसमी बदलाव की वजह से धरती के 65% कीट अगली सदी तक विलुप्त हो जाएंगे। देखिए, नासा की बात करें तो अमेरिकी एजेंसी है नासा, और हमारे देश की एजेंसी कौन सी है आप लोग बताइए। और नासा की स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 में यूनाइटेड स्टेट वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अपनी का नाम बताइए और कब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हेडक्वार्टर है वो भी बताइएगा। तापमान में हो रहा है बदलाव कीटों की आबादी को अस्थिर करते हुए विलुप्ति के जोखिम की ओर बढ़ाएगा। शोधकर्ताओं ने पाया कि अध्ययन में शामिल 38 कीट प्रजातियों में से 25 को विलुप्ति का सामना करना पड़ेगा। मौसमी बदलाव की स्थिति में ठंडे खून वाले कीटों का अस्तित्व सबसे ज्यादा खतरे में है, क्योंकि ये शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसे में कीटों की विलुप्ति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगी, क्योंकि ये परागण के माध्यम से फलों और सब्जियों फूलों के उत्पादन में भी सहायता करते हैं। और आप देखिए, नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं, सहायता भी करते हैं। और कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर हानिकारक कीटों को नियंत्रित करने में भी इनकी भूमिका है। लिहाजा कीटों पर विलुप्ति का संकट किसी बड़ी चुनौती से कम आंकना खतरनाक साबित हो सकता है। कीटों की आबादी के कम होने से पारिस्थितिक तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में समय रहते जलवायु परिवर्तन के कारणों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और आप देखिए, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। ऐसा नहीं कि गरीब देश कोई अमीर देश प्रभावित हुआ, गरीब अमीर व्यक्ति, पूरी दुनिया इससे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती है। हाल ही में आई अमेरिका की मैरीलैंड विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है, जलवायु परिवर्तन से कुछ कीट जीवित रहने के लिए ठंडे वातावरण में जाने को मजबूर होंगे, जबकि अन्य की प्रजनन क्षमता, जीवन चक्र और अन्य प्रजातियों के साथ समन्वय प्रभावित होगा। और जलवायु परिवर्तन के अलावा कीटनाशक, विकास प्रदूषक, आक्रामक प्रजातियों और कृषि व भूमि उपयोग में बदलाव भी इनके लिए बड़े खतरे हैं। बता दें कि दुनिया भर के सभी ज्ञात जीवों में से 75% कीट हैं। और 2019 में हुए एक शोध में भी वैज्ञानिकों ने चिताया था कि दशक बाद 25%, 50 साल में आधे और 100 साल में सभी कीट धरती से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। हालांकि तब इनकी विलुप्ति का बड़ा कारण कीटनाशक को माना गया था। जो आप लोग कीटनाशक उपयोग करते हैं ना, उसी की बात हो रही है। नए अध्ययन में पाया गया कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही कीटों की तादाद घटने लगी थी, जैसा कि इसके लिए कीटनाशकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि बीते दशकों में दुनिया भर में कई कीटों की प्रजातियां 70% तक कम हुई हैं, और वैश्विक स्तर पर इनकी तादाद 2.5% की दर से प्रति वर्ष कम हो रही है। अध्ययन में चिताया गया है कि इन्हें जानवरों, सरीसृपों, पक्षियों की तुलना में 8 गुना ज्यादा विलुप्ति का खतरा है, जो कि वाकई बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। एक समय आप लोग गीदड़ देखते थे, और ये आप देखिए कि घर में एक घोंसला बनाने वाली चिड़िया रहती थी, वो भी नहीं दिखती है। कीट पतंगे आप लोग देखते थे, वो भी आजकल नहीं दिखती हैं, जुगनू जिसे बोलते थे। कीट सभी स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के लिए जैविक नींव के रूप में काम करते हैं। और आम आदमी के मस्तिष्क में इस सवाल का कौंधना स्वाभाविक है कि आखिर ये कीट हमारे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में कैसे मददगार होते हैं। तो मालूम हो कि स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। कीट पोषक तत्वों का चक्रण, पौधों के परागण और बीजों के प्रसार या स्थानांतरण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त ये मृदा संरचना को बनाए रखने, उर्वरता में सुधार करने तथा अन्य जीवों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के साथ साथ खाद्य श्रृंखला में एक प्रमुख खाद्य स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। केंचुए को आप लोगों ने सुना होगा, मानव का उसका खेत का एक तरह से दोस्त कहा जाता है। किसानों का दोस्त उसे कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि वो किसानों की उत्पादन क्षमता, जो खेत की उत्पादन क्षमता होती है, उसे बढ़ाता है। और कि पृथ्वी पर लगभग 80% पुष्प पादपों का परागण कीटों द्वारा होता है। भौरे, मधुमक्खियां, भृंग, तितलियां, मक्खियां परागण में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त लेडी बर्ड, बिटल्स, लेसविंग, परजीवी ततैया जैसे कीट अन्य हानिकारक कीटों, आर्थ्रोपोड्स और कशेरुकियों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही ये कीट मृदा उर्वरता में भी सुधार करते हैं। गोबरेला एक रात में अपने वजन के लगभग 250 गुने गोबर को निस्तारित कर सकता है। एक गोबर को खोदकर और उपभोग करके, आप देखिए, एक तरह से उपभोग करके मृदा पोषक तत्वों चक्र उसकी संरचना में सुधार करते हैं। और गुरुबैल की अनुपस्थिति में गोबर पर मक्खियों को एक प्रकार से निवास प्रदान कर सकती हैं। अतः कई देशों ने पशुपालन के लाभ और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए यह प्रस्तावित किया है। अली खान, ये लेखक ने अपने विचार रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला आप देखेंगे एलोन मस्क। अभी ट्विटर के आपने देखा है नए मालिक भी बने हैं।
इनके द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, और आप देखें इस तरह की इनका कुछ ना कुछ घोषणाएं करते रहते हैं जिससे सुर्खियां में बने रहते हैं। और आपको मालूम होगा कि जो ट्विटर है सोशल मीडिया साइट, ये आपका 2006 में आया था। तो ये भी आप लोग, एलन मस्क की बात करें तो टेस्ला के सीईओ भी हैं, और इनकी आप देखेंगे, इनका अगर हम लोग जन्म देखें तो 28 जून 1971 में ये साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। और न्यूरा लिंक इनकी एक कंपनी है, याद रखिएगा, ठीक है, उसी के द्वारा ये सब किया जा रहा है। एलन मस्क की दिमागी चिप, खतरनाक या वरदान। तो अभी तक वैज्ञानिक शरीर के खराब अंगों के लिए अलग तरह के तंत्र यंत्र बनाते थे। एलोन मस्क ने दिमाग के लिए एक चिप बनाकर दावा किया है कि इससे इंसान बहुत कुछ कंट्रोल कर सकेगा। कोई यंत्र दिमाग की मदद के साथ नाम पर देह और दिमाग दोनों कंट्रोल करे, इस बात से वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों चिंतित हैं। आज आइए समझते हैं क्यों। क्या इस चिप में क्या है इस चिप में? इस तकनीक को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं। चिप के जरिए दिमाग में रखे गए बाल से भी 3 गुना पतले इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन के संकेतों को पढ़ते हैं, और फिर सॉफ्टवेयर इन संकेतों को कमांड यानी आदेश में बदलता है। और आप देखेंगे आशा क्या है इससे, डर क्या है? पैरालिसिस के मरीजों को फायदा होगा इससे, कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में फायदा होगा, अंधे भी देख सकेंगे, चार्ज की जरूरत नहीं है, सोचने से ही चलेगा कंप्यूटर या मोबाइल। आप लोग पहले सोचते हैं तभी तो आप देखते हैं कि मोबाइल में कुछ करते हैं आप लोग, कि एक खोलना है, एक खोलना है, हमें ये चैनल देखना है, ये न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखिए कि जो देख नहीं पाता है उसको भी फायदा देगा। और इम्प्लांट हुआ है यह पता भी नहीं चलेगा। और टीनीटस 5 साल से होगा ठीक। और डॉक्टरों के बस की बात नहीं है यह ऑपरेशन, सिर्फ अमीरों के लिए है चिप। सिर की हड्डी में होगा छेद, खून रोकने पर काम नहीं, और दिमाग का डेटा इकट्ठा करेगी चिप। ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थीसिया की रिसर्च पूरी नहीं। ब्लूटूथ से जुड़ेगी चिप, हैकिंग का खतरा, ताकतवर लोग कर सकते हैं गलत इस्तेमाल, इंसानी दिमाग को मशीन करेगी कंट्रोल। और आप लोगों को एक मालूम होना चाहिए कि ये बंदरों के दिमाग में आप देखिए सेट किया गया है, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ बंदरों की डेथ भी हुई थी, तब भी आप देखिए इस शोध पर काफ़ी सवाल उठाए गए थे। जो न्यूरालिंक इनकी कंपनी है एलन मस्क की, जुलाई 2006 में स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। ये आप देखिए सुअर में चिप लगी है, 23 मिलीमीटर की चिप है, वायरलेस तरीके से कंप्यूटर से कनेक्टेड है। चलिए ये भी। और 2022 बंदर को टाइप करते दिखाया, और ये आप देखिए बंदर पर ये ट्रायल किया गया था। चलिए आप लोग देखेंगे, मस्क इंसानी दिमाग और एआई मिक्स करना चाहते हैं। यह एआई का मानवीकरण होगा तो इंसान का भी किंतिमीकरण होगा। क्या ऐसे होगा? सैपियंस मानव की परिभाषा नहीं बदलेगी, एरिक फॉरेंसिक असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी लिली यूनिवर्सिटी फ्रांस कह रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन रोबोट करेगा, यह मॉनिटरिंग न्यूरो सर्जन करेंगे। दुनिया में 10 लाख लोगों पर ऐसा एक ही न्यूरो सर्जन है। हम देख रहे हैं कि कैसे यह वह कई ऑपरेशन एक साथ मॉनिटर कर सकता है। क्रिस्टीन अडावेसियन हेड न्यूरालिंक सर्जरी इंजीनियरिंग टीम कह रही है। चलिए देखेंगे आगे क्या होता है। अगला आप देखिए, हाइड्रोजन ईंधन की बात हो रही हो, कई लोग ऐसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, और सही भी बात है। तो रॉल्स रॉय में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के प्रमुख एलन न्यूबी के मुताबिक हम हाइड्रोजन की तरफ इसलिए दिख रहे हैं ताकि पूर्ण शून्यता नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया जा सके। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली केरोसिन एक हाइड्रोजन और जलने पर कार्बन और डाइऑक्साइड पैदा करता है, और हाइड्रोजन में कार्बन नहीं होता है, और इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा नहीं होती, प्रदूषण भी नहीं फैलता है। हाइड्रोजन गैस से विमानों की उड़ाने की दिशा में काम चल रहा है। विमान के इंजन बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉय ने हाइड्रोजन ईंधन से विमान उड़ाने का परीक्षण शुरू कर दिया है। रॉल्स रॉय ने विमानन कंपनी ईजी जेट के साथ मिलकर परीक्षण भी शुरू कर दिया, जो दुनिया में विमान उद्योग की दिशा और दशा बदल सकते हैं। दक्षिणी इंग्लैंड के सेलिसबरी में एक छोटे विमान को AE 2100 इंजन के साथ उड़ाया जा रहा है। आमतौर पर AE 21 इंजन को ही छोटे क्षेत्रीय विमानों में प्रयोग किया जाता है। इस बार फर्क ईंधन का है। अब रॉल्स रॉय और ईजी ने जेट परीक्षण कर रहे हैं, इसी इंजन को हाइड्रोजन से चलाया जा सकता है या नहीं। और सितंबर महीने में आप देखें, सितंबर में कंपनी ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि यह परीक्षण शुरू होने वाला है। तब ट्वीट करके उसने बताया कि AE 2100 को इन परीक्षणों में प्रयोग किया जाएगा। रॉल्स रॉय ने ट्विटर पर लिखा है कि
एस इस E2100 इंजन को देखिए, जिसे हम पहले हाइड्रोजन ग्राउंड टेस्ट के लिए प्रयोग करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगले कदम चुनौतीपूर्ण होंगे। हालांकि इस परीक्षण के नतीजे हमारी उस महत्वाकांक्षा को पूरे करेंगे जो इस तकनीक को हवा में ले जाना चाहती है। यह पहली बार है कि जब किसी आधुनिक विमान का हाइड्रोजन ईंधन से चलाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सैलियस बरी में जो परीक्षण हो रहे हैं उनका मकसद बस यही दिखाना है कि जेट इंजन को पारंपरिक विमान ईंधन के बजाय हाइड्रोजन से भी चलाया जा सकता है। परीक्षण कामयाब रहते हैं तो अगला कदम इस ईंधन को पारंपरिक ईंधन की जगह लेने के लिए पूरी तरह तैयार करना होगा। और हाइड्रोजन को कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से ज़्यादा सुरक्षित ईंधन माना जाता है। विमानों में जेट ईंधन इस्तेमाल होता है या केरोसिन से बनने वाला परिष्कृत उत्पाद होता है, जिसका कार्बन उत्सर्जन किसी भी जीवाश्म ईंधन जैसा होता है। लेकिन विमानों से होने वाले उत्सर्जन को कारों और अन्य वाहनों के उत्सर्जन से ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यह उत्सर्जन वातावरण में काफ़ी ऊंचाई पर होता है। और संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण पर काम करने वाली समिति इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने 1999 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें विस्तार से बताया था कि विमानन उद्योग जलवायु परिवर्तन पर कितना असर डाल रहा है। देखिए, यूएन की बात हुई है तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि विमान ऐसी गैसों और पार्टिकल वातावरण में उत्सर्जित करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसों को की सघनता बढ़ा देते हैं। इस रिपोर्ट में मुताबिक विमानों का जलवायु परिवर्तन में 3.5% का योगदान है। रॉल्स रॉय ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के प्रमुख एलन न्यूबी के मुताबिक हम हाइड्रोजन की तरफ इसलिए देख रहे हैं ताकि पूर्ण शून्यता का लक्ष्य, नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया जा सके। आमतौर पर इस्तेमाल वाला केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है और जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। हाइड्रोजन में कार्बन नहीं होता है, इसके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती है। और इससे पहले बैटरी और सौर ऊर्जा को लेकर भी कई प्रयोग हो चुके हैं। हालांकि विमान की विशालता को देखते हुए उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत से ऐसे विकल्पों को थोड़ा कमजोर कर दिया है। और प्रति किलोग्राम ऊर्जा के मामले में हाइड्रोजन सोलर या बैटरी से कहीं ज़्यादा ताकतवर रहता है। और हाइड्रोजन से विमान उड़ाने की तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। फिलहाल AE2100 के साथ जो प्रयोग हो रहा है वो बस इतना दिखा पाएंगे कि ऐसा करना संभव है, लेकिन विशालकाय विमानों को उड़ाने के लिए ऐसे इंजन बनाने होंगे जो हाइड्रोजन से चल सकेंगे। साथ ही विमानों के डिजाइन में भी बदलाव करने होंगे। द्रव रूप में हाइड्रोजन केरोसिन से करीब 4 गुना ज़्यादा जगह लेते हैं, यानी अब के मुकाबले विमानों का फ्यूल टैंक 4 गुना ज़्यादा बड़ा करना होगा। पर ऐसा करते ही विमान भारी हो जाएंगे और उनकी उड़ने की क्षमता प्रभावित होगी। लिहाजा वैज्ञानिकों का कोई जुगत निकालनी होगी। इसके अलावा हाइड्रोजन को द्रव के रूप में रखना भी अपने आप में एक चुनौती है। इसे द्रव बनाने के लिए -253 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना पड़ता है। विमानों में उसे लगातार द्रव रूप में बनाए रखना आसान नहीं होगा। तो ये हाइड्रोजन की कहानी है। किसकी? हाइड्रोजन की कहानी है। तो हाइड्रोजन के बारे में भी याद रखा करिएगा। सिंबल इसका हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H होता है। परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और मानक स्थितियों में हाइड्रोजन द्विपरमाणु अणुओं की गैस है जिसका सूत्र H2 है। यह रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद, गैस विषाक्त, अत्यधिक ज्वलनशील होता है। और ब्रह्मांड में आप देखेंगे हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक है। चलिए, तो ये भी याद रखिएगा। इस तरह से आप देखिए आज के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। और इस तरह के आप देखिए बहुत सारी न्यूज़पेपर आते हैं आपके यहाँ। जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान। तो आप लोगों को लगता है कि आपके पास टाइम है तो सभी आर्टिकल को, एडिटोरियल को पढ़ लिया करिएगा। वरना जो अच्छा लगे आप लोगों को उसको पढ़कर आप लोग निकल सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तब तो इनको ज़रूर देखा करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मदद करेंगे आप लोगों को। कोई आपके सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सुझाव तो ज़रूर दिया करिएगा, बहुत मायने रखते हैं आपके सुझाव।